नमस्कार, आप सभी का एजुकेटिव पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड ह्यूज फिलॉसफी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, होम्योपैथी, इट्स नेचर एंड ओरिजिन। कुछ की पॉइंट लेके पढ़ने वाले हैं। की पॉइंट क्या है? पहले तो ये चैप्टर है, इसका एम क्या है, फिर इसके बाद बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी क्या है, फिर इसके बाद प्रॉब्लम क्या थी होम्योपैथी जब स्टैब्लिश हो रही थी, या उसके बाद कुछ टाइम तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रही जो इनने इसमें बताई है। इसके बाद इनने इसका क्या सॉल्यूशन भी बताया है। फिर इसके बाद वर्थ ऑफ होम्योपैथी, वर्थ ऑफ होम्योपैथी के बारे में भी इन्हें बताया कि किस तरीके से वर्थ ऑफ होम्योपैथी हुई है। इसके बाद फ्रेगमेंटा डी बर्बेरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस के बारे में बताया। फिर इसके बाद इनने हमें किसके बारे में बताया? सिंगल रेमेडी एंड रिड्यूसेस द डोजेस के बारे में इस चैप्टर में हमें मिलेगा। इसके बाद सारे चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ इनने अपने की पॉइंट भी दिए नोट के रूप में। इस चैप्टर में दो नोट हैं, नोट फर्स्ट एंड नोट सेकंड। आइए बात करते हैं कि एम क्या है। तो एम के बारे में बात की है तो इनने इसमें बताया है कि होम्योपैथी क्या कर सकती है, या इंस्ट्रूमेंट के साथ होम्योपैथी क्या कर सकती है, मतलब डिसीज का जो है उसको क्योर कैसे करती है। पहला पॉइंट है होम्योपैथी कर क्या सकती है, इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए। अब इसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं, उनके बारे में जो भी सवाल हमारे अंदर आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे अंदर जनरेट हो रहे हैं कि हाउ डज होम्योपैथी वर्क, होम्योपैथी काम कैसे करती है, कि किस तरीके से होम्योपैथी को, इस जो वर्ड है होम्योपैथी, उसको हम समझेंगे कैसे। पहले हमें वर्ड होम्योपैथी को समझना पड़ेगा। अगर हम होम्योपैथी वर्ड को नहीं समझ पाए तो जो कुछ दिया है इतना कुछ भी समझने वाला नहीं है। क्लियर? पहले बेस, वर्ड का बेस है क्या, उसको हमें समझने की कोशिश करना है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है, ये एम है इस चैप्टर का। होम्योपैथी इट्स नेचर एंड ओरिजिन, मतलब उसका नेचर क्या है और ओरिजिन कैसे हुआ, बर्थ ऑफ होम्योपैथी। फिर उसके बाद अदर जो बुक्स का कलेक्शन है उसके बारे में भी इनने बात किया है। अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी के बारे में हम बात करें तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी को किस तरीके से लिया गया है। पहले तो होम्योपैथी वर्ड के बारे में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी वर्ड क्या है। जब होम्योपैथी वर्ड का यूज वर्ड आता है तो होम्योपैथी है क्या? पहले तो होम्योपैथी इज ए थेराप्यूटिक मेथड। फर्स्टली इनने मेथड पर बहुत जोर दिया है। पूरा चैप्टर मेथड पर डिपेंड करता है। मेथड है क्या? अब जो मेथड है, ये होम्योपैथी जो वर्ड है वो किस पर डिपेंड है? एक बेसिक लॉ है, या इसको होम्योपैथिक फॉर्मूला भी कहते हैं, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। let like be treated by like. Point.
याद रखना, लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। इस वर्ड पे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया ने कि ट्रीटेड वर्ड ही बीच में क्यों यूज किया है, लाइक और लाइक्स भी यूज कर सकते थे। लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, पॉइंट को नोट कर लेना। अब किसी भी एस्पेक्ट में होम्योपैथी को पढ़ने से पहले 2 पॉइंट पे हमें बहुत जोर देना है। पहला तो हेल्दी बॉडी पे होम्योपैथी क्या इफेक्ट करती है, दूसरा जो क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ डिसीज है उसके बारे में हमें कितना नॉलेज है। एक तो हेल्दी बॉडी पे जो होम्योपैथी से इफेक्ट आ रहे हैं, दूसरा जो क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके, डिसीज के, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज, उनके आधार पे किस तरीके से ये वर्क कर रही है, किस तरीके से जो, चूंकि होम्योपैथी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिसीज वर्क करती है। होम्योपैथी डिपेंड है किस पे, लॉ ऑफ क्योर रेदर देन लॉ ऑफ डिसीज। लॉ ऑफ क्योर पर डिपेंड है, ना कि लॉ ऑफ डिसीज पर। डिसीज पर डिपेंड नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन क्योर। द बेसिक फंडामेंटल इज क्योर। और अकाउंट which is appreciated by the patient, cognizable by the physician। एक अकाउंट होता है कि पहले तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, दूसरा फिजिशियन उनको किस तरीके से समझ रहा है, फिर उस पर्टिकुलर प्लेन के आधार पे इस पर्टिकुलर जो केस का जो क्राइटेरिया सेट हुआ है उस क्राइटेरिया के आधार पे आप सिंगल रेमेडी दे रहे हो, सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है। इसके बाद जो आपने सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब की है वो एक्साइट एग्रावेशन दे रही है, मतलब प्राइमरीली एग्रावेशन होना चाहिए। इसके बाद उस एग्रावेशन के बाद जो क्या कहते हैं उसको, जो डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, पेशेंट की वेल बीइंग है लेकिन एग्रावेशन होगा अकॉर्डिंग टू डिसीज, सीट ऑफ डिसीज। इसीलिए इन्हें पहले कहा गया हेल्दी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा क्लिनिकल फीचर ऑफ डिसीज के बारे में, साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम इससे कैसे समझ सकते हैं कि ये डिसीज है या ये हेल्दी कंडीशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम के बारे में बात, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लगभग 10 होम्योपैथी के 9 से 10 जो क्या बोलते हैं एडरेंट है या अनुयायी बोलते हैं, 9 से 10 अनुयायी है, उनको एक वास्तविकता ट्रू फैक्ट ये है कि उन्हें ये मानना पड़ेगा दिस इज अ मेथड, नॉट अ डॉक्ट्राइन और अ सिस्टम, इज अ मेथड। ह्यूसन ने ये वर्ड बोला है। इट बिलोंग टू आर्ट ऑफ मेडिसिन। ये मान सकते हैं कि जो आर्ट ऑफ मेडिसिन है उसमें लॉ, जब कहीं भी आर्ट या कला की बात आती है वहां लॉ का यूज नहीं होता। जब आर्ट पर डिपेंड करते हैं तो लॉ वैसे नहीं लगता, लेकिन जहां साइंस वर्ड आता है वहां पर लॉ बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब इसमें जो होम्योपैथी है, आर्ट एंड साइंस, द बेस कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस का जो व्यू है, उसका जो कोलैबोरेशन है या मिश्रण कह दे, डिपेंड ऑन लॉ, फिक्स प्रिंसिपल, सिंगल रेमेडी, सिंगल सिंपल सिमिलिया, सिंगल रेमेडी होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए और
पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो हैं होम्योपैथी के, उन पर डिपेंड होना चाहिए। इसमें क्या है, ये है कि हार्मनी, जो हार्मनी है किसके बीच में, हार्मनी बिटवीन फिलॉसफी एंड साइंस। क्योंकि फिलॉसफी लॉ पर बेस नहीं होता है, फिलॉसफी है आर्ट, लेकिन साइंस लॉ पर बेस होता है। फिलॉसफी एंड साइंस के बीच हार्मनी विथ करेक्ट कंसेप्शंस एंड साउंड इंडक्शन। करेक्ट कॉन्सेप्शन, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कॉन्सेप्शन और साउंड सेंस एकदम बिल्कुल एक फॉर्मेट की तरह सेट होना चाहिए। क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि जो ओल्ड समय के, जो पहले समय में जो होम्योपैथी थी, उस टाइम पे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल व्यू के आधार पे थी, और उस समय से आज के समय में जो चेंजेस आए हैं, उनको जो न्यू डिसाइबल्स हैं वो एक एक्यूरेट वे में मानते नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं मानते इस बात को, और यही हमारे क्रिटिसाइज, जो होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये कैसे काम करती है। क्योंकि ये क्राइटेरिया किसने सेट कर रखा है, एक क्राइटेरिया हमने सेट कर रखा है। क्योंकि हम अपने ओल्ड मेथड को मान के ही नहीं चलते हैं कि ये चीज आई। क्योंकि उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो आज के समय में, हम आगे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे ना। पहले जो बेस लिख के गए उसको समझने की तो कोशिश कीजिए, सॉरी, उसको समझने के साथ ही हम आगे बढ़ के देखेंगे ना। अगर उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आज के समय की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी जस्ट चेंज हो है, जो उनके समय में जो टाइम जो स्टार्टिंग थी, उस टाइम के समय में जो थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बात हमें मानना पड़ेगी। अब बात करें हम कि इसका सॉल्यूशन क्या है। रिचर्ड ह्यूसन ने क्या कहा है, उन्हीं कहा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, या डॉक्टर हैनीमन सर का जो मेथड है, वो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो होम्योपैथी के एस्पेक्ट से हमें आवश्यक है। कैसे कि हेल्दी इंडिविजुअल पर मेडिसिन के क्या इफेक्ट हैं और ड्रग एक्शन के क्या इफेक्ट हैं। मतलब डिसीज एस्पेक्ट, हेल्दी इंडिविजुअल पे जो ड्रग दी है उनने जो डिसीज प्रोड्यूस किया है उसका एस्पेक्ट, दूसरा ड्रग के एक्शंस क्या हैं उनका एस्पेक्ट, इसके साथ इन सभी का जो ट्रू इंडक्शन है, एस्पेक्ट ऑफ डिसीज एंड ड्रग एक्शन, एस्पेक्ट ऑफ डिसीज एंड ड्रग एक्शन, इन दोनों को हम डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये दोनों का अगर नॉलेज नहीं होगा, दोनों के बारे में पता नहीं होगा, तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम होम्योपैथी में जा ही नहीं सकते। क्योंकि होम्योपैथी डिपेंड करती है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। अब ये जो वर्ड था, इसके लिए हम लाइक के लिए बैकग्राउंड में जाएंगे। हिपोक्रेट्स के वर्ड्स, हिपोक्रेट्स के जो वर्ड थे, लाइक क्योर्स लाइक, बेसिक क्यूरेंटर और क्यूरेंटर, CURANT, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक let like be treated by like, है समान से समान की चिकित्सा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। कैसे लाइक और क्यूर्ड बाय लाइक, ये एस्पेक्ट गलत है।
इन सभी फॉल्ट्स की वजह से क्लियर इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं पाता। इस चैप्टर के नोट नंबर 1 में उनने इसको क्लियर किया है, क्यूरेंटर और क्यूरेंटर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के अंतर को समझना ही सबसे बड़ी बात है कि एक तो लाइक जो क्यूरेंटर है वो मेडिसिनल उसका है, मतलब बेस उसका जो था उस पर डिपेंड है। जो हिप्पोक्रेट्स का क्राइटेरिया था लाइक क्यूर लाइक, लेकिन जो होम्योपैथी का क्राइटेरिया है लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, वो क्यूरेंटर ई और ए है वो हिप्पोक्रेट्स का है, ई है वो डॉक्टर हेनीमन सर का। चूंकि सही फॉर्मूले की अगर रीडिंग नहीं होगी, सही फॉर्मूले को हम नहीं समझेंगे, तो हमारा जो बेस है वो हमें दूसरे डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा और उस डायरेक्शन में हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में अपना जो होम्योपैथिक एस्पेक्ट है उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसको एस्पेक्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज हमें किस ओर ले जाएगी, फेल्योर की ओर ले जाएगी। तो बेसिकली ह्यूज सर ने इस बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आप सही फॉर्मूले को पकड़ें। क्यूरेंटर पे बात करें, CURENTUR, क्यूरेंटर जो हेनीमन सर ने दिया है, जिसको वो मानते हैं। और नोट नंबर 2 में भी इसके बारे में डॉक्टर P.P. वेल ने भी इसी को माना है। जब लेसर राइटिंग्स डॉक्टर ड्यूटगन सर ने जो लेसर राइटिंग का ट्रांसलेशन किया है, उसमें भी उनने जो हेनीमन सर ने लास्ट जो यूज किया है वो क्यूरेंटर ही है। इस पे हमें ध्यान देना है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर सकारात्मक रूप से होम्योपैथ को, जो इसका अफर्मेटिव है, लॉ ऑफ नेचर इवन द मोरल को प्रतिपादित करती। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ होम्योपैथिक, लॉ ऑफ क्योर। लॉ ऑफ नेचर में आप कंफ्यूज होंगे क्यूरेंटर में। जो लॉ ऑफ नेचर है वो ज्यादा डिपेंड करता है क्यूरेंटर पर। जो हिप्पोक्रेट्स का बेस था वो क्यूरेंटर था, जो हेनीमन सर का बेस है वो क्यूरेंटर है। थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, बट चीजों के एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। जो मेथड ऑफ फिलोसफिकल बॉडी है, चूंकि जबकि हमें हिस्ट्री का पता नहीं होता, जब हिस्ट्री से हम अनभिज्ञ होते हैं तब एक स्थिति आती है कि हमारा जो गुमराह होने की स्थिति होती है कि हम अपनी लाइन पे सही नहीं चल सकते, ये डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, इससे हम भटक जाएंगे। अगर हम बेसिक लॉ को नहीं पकड़ेंगे, बेसिक लॉ पे नहीं चलेंगे, बेसिक फॉर्मूला या होम्योपैथिक फॉर्मूला पे नहीं चलेंगे, तो हम होम्योपैथी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ह्यूज सर ने पूरे चैप्टर में इस वर्ड को बार बार यूज किया है कि बेसिक को पकड़ के हमें चलना है। उनने इस चीज पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जब कनेक्ट करते हैं फिलोसफिकल बॉडी को हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, या फिलोसफी को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो क्यूरिंग है, जो थ्योरीज हैं, या जो सिस्टम जो जिससे हमें क्यूर करना है, उसके साथ हम फिलोसफिकल बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग लगा रहे हैं। जहां रीजनिंग पावर यूज करने लगे विथ अंडर ऑफ लॉ ऑफ होम्योपैथी। इसके साथ इन केस ऑफ लाइट में हमें ये जानना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन केस ऑफ डिसीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड ड्रग का जो मोडस ऑपरेंडाई है
मोडस ऑपरेंडी क्या है? हाउ डज होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस? नेचर लॉ ऑफ क्योर, मोडस ऑपरेंडी, बेसिक। इसका अगला चैप्टर ऑर्गेनन के बारे में। ऑर्गेनन क्या है, किस तरीके से डॉक्टर हैनिमैन ने ऑर्गेनन का रिसर्च की है। अब इसके साथ जब इंक्वायरी करते हैं माइंड ऑफ मैन की, माइंड ऑफ मैन के बारे में बात करते हैं तो पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। पीछे का एस्पेक्ट क्या है और इसका फ्यूचर क्या है, कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम गोल गोल घूम जाते हैं, कि जो हमारे जो धारणाएं हैं, जो हमारे कंसेप्शंस हैं, वो पहले से ही ढीले पड़े रखे हैं। इसके लिए हमें अपनी जो थिंकिंग है, जो रीजनिंग है, उसको यूज करना है, बेस लेना है फिलोसफिकल बैकग्राउंड से। डिफरेंट बुक्स हैं, उनको पढ़िए, उनको बेस लेके अपनी माइंड की रीजनिंग पावर को यूज कीजिए। इनको यूज करने के साथ साथ हमें किस बात पे ध्यान रखना है कि जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है और जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, जो एक्सपेरिमेंट्स व्यू, जो इंस्ट्रूमेंट के एस्पेक्ट्स होम्योपैथी में यूज किए गए, इन सब को किस तरीके से हमने यूज किया या हम किस तरीके से इसको यूज करके एक पर्टिकुलर परफेक्ट होम्योपैथिक वे पर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक जो एस्पेक्ट है जो होम्योपैथी का ये ग्रेट वैल्यू का है, क्या? थ्योरी ऑफ क्योर, नॉट थ्योरी ऑफ डिसीज। हमें इसी पर डिपेंड होना है। थ्योरी ऑफ क्योर, थ्योरी ऑफ क्योर है क्या? माइंडसेट एक ही चीज पे करना है कि थ्योरी ऑफ क्योर क्या है। अगर क्योर नहीं तो होम्योपैथी। ग्रेट वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ डॉक्टर हैनिमैन, थ्योरी ऑफ क्योर। इसके साथ जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में का 6 वॉल्यूम है, उसमें डॉक्टर गैरेस स्कॉट ने जनरल एक्लेमिनेशन के बारे में बताया है। अब इन शॉर्ट इस एस्पेक्ट्स को, इन चारों एस्पेक्ट्स को देखें। कौन कौन से को? पहला वाला पॉइंट क्या? जो पहला पॉइंट था हमारा, एम क्या है। दूसरा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी है क्या। तीसरा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तीसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है। इन सबको मिला के जो एस्पेक्ट निकल रहा है, होम्योपैथी वाज अ थेरेपी कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्या है? कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एलाइड साइंस ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। चूंकि हमने पहले बात की थी, जो उस टाइम की जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। उस टाइम की जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी थी वो उस एस्पेक्ट से ठीक थी। इस टाइम की जो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी है उसमें बहुत से चेंजेस आए। कई प्रकार की नई डिसीजेस के जनरेशन हुए, नई डिसीजेस की रिसर्चेस हुई हैं। उनके आधार पे इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके जो अनुभव थे, उनको लेके हमें नई रिसर्च की ओर जाना है। विथ बेस क्या है? क्योर, थ्योरी ऑफ क्योर। इसको लेके हमें चलना है।
थ्योरी ऑफ क्योर को हम जब लेके चलेंगे तो जब प्रैक्टिस की बात करते हैं, जो होम्योपैथी का इसेंशियल पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल मेथड। होम्योपैथी इज इसेंशियल और प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हम केवल समझ सकते हैं ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, ये इस तरीके से होगी और अब ये इस तरीके से होगी, ये हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन चीज को हमें समझना है। अब ये एस्पेक्ट, अब इनने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में क्या बताया? एन ऑर्गन इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? जो स्टार्टिंग में कहा था कि इंस्ट्रूमेंट के साथ होम्योपैथी क्या कर सकती, तो इनका इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्गन। Organ is an instrument for affecting the best manner a certain end, अर्थात the cure of disease। सब कुछ ये किस पे डिपेंड करता है? क्योर ऑफ। अब हम बात करें कि जो इंस्ट्रूमेंट की बात की है, तो जैसे कि मशीन में ले लें स्टीम इंजन एंड स्पाइनिंग जेनी। इन्वेंटर उनको किसने निकाला है? जैसे स्टीम इंजन है या अदर जो है फैन है, इन सबको इनका इस इंस्ट्रूमेंट को किसने निकाला है? किसने सर्च किया? उसने सर्च किया, उसको क्या कहते हैं? इन्वेंटर। ऐसे ही होम्योपैथी का इन्वेंटर कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो हिपोक्रेट्स और उनके नीचे के वो किस पे डिपेंड थे? सिमिलरिटीज पे थे, लेकिन लाइक क्यों लाइक पर डिपेंड थे। ये हमें अपने दिमाग में सेट करके चलना है। जो होम्योपैथी की जो फ्यूचर डिपेंड करता है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि जो चेंजेस पर्सन में आ रहे हैं और जो हमारी रेमेडी है उसका ड्रग एक्शन क्या है, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ डिसीज हमें पता होना चाहिए। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफओरिज नंबर 3 पढ़ना। हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल करा दूंगा। 3rd एफओरिज में उन्हें नॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। फिजिशियन को क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या डिसीज में क्यूरेबल है, क्या मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर है, इनका एप्लीकेशन कैसे है, इनकी देना कैसे है, इनकी बन कैसे रहा, सब कुछ सारे एस्पेक्ट, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ डिसीज और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ डिसीज और एप्लीकेशन ऑफ ड्रग डोजेज, सब कुछ इनने क्लियर दिया है एफओरिज नंबर 3 में। डॉक्टर ड्यूजगन ने लेक्चर ऑन होम्योपैथी पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात किया है और डॉक्टर बर्नेट ने भी लिखा है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट और सिमिलर, क्या डॉक्टर बर्नेट की जो ट्रांसलेशन था वो क्या था? जो बर्नेट का जो पॉइंट था वो किस में उन्होंने लिखा था? एक ही मेडिकस में। और जो ड्यूडगन का था वो था लेक्चर ऑन होम्योपैथी। दोनों के एस्पेक्ट्स क्या थे? एक एग्जांपल है, वोमिटिंग शुड बी चेक्ड बाय एन एमेटिक्स। एमेटिक्स के बाद वोमिटिंग, एमेटिक्स देने के बाद वोमिटिंग, एमेटिक का डोज डिपेंड करता है वोमिटिंग को रोकना है या वोमिटिंग होगी। अगर हेल्थ कंडीशन है तो एमेटिक्स देंगे तो वोमिटिंग होने के चांसेस हैं। अगर वोमिटिंग नहीं है तो एमेटिक्स के द्वारा वोमिटिंग नहीं हो।
अगर वोमिटिंग है तो रोकेगा, अगर नहीं है तो करा देगा। यही तो ड्रग एक्शन है। और जो वोमिटिंग थी उस टाइम पे इमेटिक्स दिया है, उस टाइम पे वोमिटिंग्स को रोक देगा। ये इसका ये एस्पेक्ट है। देखो यहाँ पर सिग्नेचर की बात की, सिग्नेचर के लिए बेसिक लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, इसमें एनालॉजी देखते हैं कि जो पर्टिकुलर रिसेम्बलेंस करते हैं किसकी, एक पर्टिकुलर पार्ट को लेते हैं, कलर ऑफ द पार्ट ले लिया, या अब किसका हो सकता है, वो बॉडी पार्ट भी हो सकता है या प्लांट का पार्ट हो सकता है, कोई भी उसका रिसेम्बलेंस मिलाते हैं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है मैक्रो ऑर्गेनिज्म पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, और उस पर्टिकुलर एनिमल सब्सटेंस और प्लांट सब्सटेंस से मेडिसिन किस तरीके से बन रही है या बनाई जा रही है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो भी चल रहा है, और उसकी थ्योरेटिकल क्वालिटीज और प्रैक्टिकल क्वालिटीज को मिला के उस मेडिसिन को प्रूव किया जाता है कि ये इस तरीके के ये सिम्टम आ रहे हैं, इस तरीके से ये हेल्दी कंडीशन पे चेंजेस कर रही है, इस तरीके से ये डिजीज वाली कंडीशन में सही कर रही है। ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। डॉक्टर हैनीमन distinctions is that he grasped the similarities as the only real and fruitful one। अब रीजन को देखेंगे और रीजन को स्पेसिफिक करेंगे तो होम्योपैथी के हमें वही एस्पेक्ट्स मिलेंगे जो बेसिक एस्पेक्ट्स थे, जो किसके लिए दावा करते हैं कि होम्योपैथी इज द बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस, बेस्ट मेथड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। चूंकि जो एक्सेप्शनल बेसिस मान लो इसका, जो इसका बेस है वो थ्योरी ऑफ क्योर है। बार बार इसी वर्ड को यूज करूंगा, थ्योरी ऑफ क्योर। डिपेंड करेगा, चूंकि हैनीमन ने इसको, इस जो क्योर को पहले तो उसके वो एक्सप्लेनेशन किया किस तरीके से ये होना चाहिए, टेस्ट भी किया उसका, फिर उसको वर्कआउट किया, फिर उसका एक फॉर्मुलेट करके उसका जो कुछ क्राइटेरिया निकला उसको हमारे लिए बताया। इतना मेहनत किया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसी चैप्टर को, इस चैप्टर के आगे के एस्पेक्ट्स। इस चैप्टर के आगे के एस्पेक्ट्स कौन कौन से? बर्थ ऑफ होम्योपैथी, बर्थ ऑफ होम्योपैथी, फ्रैगमेंटा डी बर्बेरिस मेडिकामेंटोरम फर्स्ट फ्रूट, पहला फल होम्योपैथी का। फिर उसके बाद सिंगल रेमेडी एंड रिड्यूस डोजेस, फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है, और थोड़ा सा डिटेल इसमें नोट्स में उन्होंने क्या छोड़ा है। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वीडियो अपलोड, मैं भी थोड़ा एग्जाम इशू की वजह से वीडियो रेगुलर अपलोड में भी ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो मेन चैप्टर है इस फिलॉसफी के वो सारे लगातार अपलोड करूँ और जितना सिंपल वे में समझ सकते हैं उतना कोशिश करें। धन्यवाद।